एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले फीस जमा करो। नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है। आप मुझे असिस्टेंट रख लो। क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है। क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसके मारे से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा? चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी।
काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था। वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना
जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था। अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू, भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है। वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू, क्या कर रहे हो? चलो, आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है। आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है। तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू उसे बचाने नहीं आता है। लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकालकर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था। हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे? चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है।
क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है। मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है। चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो यहाँ से भागा है। हम मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। ऐसे कैसे? मम्मी, ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था। इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा,
चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सींगा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था और खुद से शिकार भी नहीं कर सकता था। इस तरह कमजोर होने के कारण वो भूखा रहने लगा और अपनी गुफा में सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस बुढ़ापे में भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी मदद छोटू कर देगा तो मेरा काम बन सकता है। और फिर शेरा छोटू से मिलता है। छोटू, तुम मेरे बीमार होने की खबर जंगल में फैला दो, बाकी मैं तुम्हें खाने में हिस्सा दिया करूँगा। छोटू शेर की बीमार होने की खबर जंगल में फैला देता है। जब जानवर शेर की तबीयत पूछने के लिए उसकी गुफा में जाते थे तो शेर उनका शिकार कर लेता था। इस तरह से बहुत दिनों तक शेर एक एक करके बहुत से जानवरों को खा जाता था और वो हट्टा कट्टा हो गया। ये तो अच्छा तरीका हाथ लगा है। अब तो मुझे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफा में ही शिकार आ जाते हैं। एक दिन रिंकू खरगोश सोचता है कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। जो भी जानवर शेर को देखने के लिए गया है उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या राज है, पता करना होगा। और रिंकू शेर की गुफा के बाहर जाता है। महाराज शेर जी, कैसे हैं आप? कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर आ जाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आ जाओ दोस्त, गुफा के अंदर आ जाओ। इतनी देर में रिंकू गुफा के आसपास ध्यान से देखता था। महाराज, आपकी गुफा के अंदर जानवरों के पंजों के निशान हैं, लेकिन जानवरों की बाहर आने की निशान नहीं है। कुछ गड़बड़ है। और अब तो मैं अंदर झांक कर देख रहा हूँ, गुफा के अंदर तो जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही है। फिर रिंकू वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। सारे जानवर छोटू को पकड़ लेते हैं। क्यों छोटू, तुम्हारी और शेर की क्या मिली भगत है, बताओ हमें। डर के कारण छोटू सब बोल देता है। फिर छोटू की पिटाई हो जाती है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लगता है कि अब मैं अपने बुरे कर्मों के कारण भूखा ही रह जाऊंगा। शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता है और उसका भूखे रहने से बहुत बुरा अंत होता है। दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने से और धोखा देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप
आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए, हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली, तू? अरे पीलू, तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा, चल मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ में पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर
घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है।